नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि खास करके राहुल भैया ही बोलते हैं, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलते हैं, उनकी प्रवक्ता बोलती हैं कि चीन भारत में बहुत अंदर तक घुसाया है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत में कितने अंदर तक घुसा हुआ है ये सबको पता है। यानी चीन और पाकिस्तान का भारत में अतिक्रमण का इतिहास कितना पुराना है, किसके समय में शुरू हुआ, किसकी गलती से शुरू हुआ, किसकी लापरवाही से शुरू हुआ, या किसने जानबूझ के ये काम शुरू किया। आज जरा इतिहास के पन्नों को खगालते हुए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करेंगे, चीन की बात किसी और दिन करेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक अगर एक दिन समझने की कोशिश करें तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो पाकिस्तान जब आज़ादी के बाद 1947 में सारी रियासतों का विलय भारत में करा जाने लगा, तो इसके लिए सीधी सी बात है कि इसके लिए एक बहुत ही ऐसा इंसान चाहिए था जो सक्षम हो, जो समर्थ हो, जो लोगों को भारत में विलय होने के लिए, मतलब जो फ्री रियासतें थी उनको भारत में विलय करने के लिए उनको राजी कर सके। तो इस काम की जिम्मेदारी थी सरदार पटेल पे, क्योंकि नेहरू जी शायद इतने सक्षम नहीं थे, तभी जिम्मेदारी भाई पटेल जी को दी गई। वरना 12 वोट पाके पटेल जी को प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया गया और नेहरू जी को 0 वोट पर प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन जिन कामों में काबिलियत की ज़रूरत होती थी, जिन कार्यों में क्षमता की ज़रूरत होती थी, जिन कार्यों में कुशलता की ज़रूरत होती थी, उसमें सरदार पटेल को आगे कर दिया जाता था, भैया जा तू निपट। तो यही काम किया सरदार पटेल ने कि सारी रियासतों को भारत में विलय कराने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दे दी गई। मगर कश्मीर का मुद्दा सरदार पटेल से अलग क्यों रखा गया? क्यों कश्मीर के मुद्दे को नेहरू जी ने अपने हाथ में रखा? क्यों कश्मीर के मुद्दे पे वो हमेशा माउंटबेटन की सलाह लिया करते थे? नेहरू जी माउंटबेटन की सलाह पर क्यों चल रहे थे कश्मीर के मुद्दे को लेकर के? क्या वो शेख अब्दुल्ला के लिए एक ज़मीन तैयार कर रहे थे? क्या वो शेख अब्दुल्ला के लिए एक प्रांत तैयार कर रहे थे कि जिस प्रकार वो भारत के राजा बन गए उस प्रकार वो शेख अब्दुल्ला कश्मीर के राजा बन जाए? एक समय था कि शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के बहुत ही ज़्यादा सगे थे, बहुत ही ज़्यादा खासम खास थे, और नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को हमेशा फेवर किया कंपेरेटिवली कश्मीर के महाराज हरि सिंह की अपेक्षा। तो शेख अब्दुल्ला जो थे वो चाहते थे कि हरि सिंह कश्मीर छोड़कर चले जाएं और शेख अब्दुल्ला जो है कश्मीर पर राज करें। इसी के नाते नेहरू जी हमेशा शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट करते थे। हालांकि बाद में जब शेख अब्दुल्ला ने भी नेहरू जी को अपने दांत दिखाए तो उन्होंने 11 साल के लिए उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी डिक्टेटर नहीं थे, उस समय संविधान खतरे में नहीं था, उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। खैर छोड़िए उसकी बात, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कश्मीर के मुद्दे पे। भाई पाकिस्तान और कश्मीर, यानी ये पीओके का ये लफड़ा आया कहाँ से? ये पीओके का लफड़ा पूरी तरह से नेहरू जी का बनाया हुआ है, जान के या अनजान में। ये वो जाने, उनका भगवान जाने, उनका ईमान जाने, ये मुझको नहीं पता कि जान के उन्होंने सारी गलतियां करी या गलतियां वो मासूमियत के तहत करते चले गए। लेकिन किसी देश का प्रधानमंत्री इतना मासूम हो, ये भी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो ये कश्मीर का मुद्दा तो नेहरू जी ने अपने हाथ में रखा, और जब 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की एक कबीलियाई लोगों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, 5000 लोगों ने। अब इसकी सूचना राजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर को नेहरू जी को दी कि भाई पाकिस्तान के कुछ कबीलियाई जो है वो कश्मीर में घुस आए हैं और वो बड़ा रक्तपात कर रहे हैं, बड़ा आतंक कर रहे हैं, लोगों को बड़ा मतलब हैरेस कर रहे हैं, आप सेना भेजिए और उन्हें कंट्रोल कीजिए। नेहरू जी कुछ नहीं एक्शन लिए, उन्होंने माउंटबेटन से सलाह की, उनसे सलाह करी, उनके साथ मीटिंग करी, उनसे बातचीत करी, करते 27 तारीख आ गई। 5 दिन बीत गए कबीलियाओं को कश्मीर में घुसे हुए। उन्होंने लाइटें काट दी, सब जगह अंधेरा कर दिया, कहा कि अब वो ईद जो है वो जम्मू में मनाएंगे। तब हरि सिंह जी की जो थी वो पेशेंस जवाब दे गया। तब उन्होंने इन्हें नेहरू जी को धमकी दी कि देखिए आपको अगर सेना भेजना हो तो भेजिए, भले आप सारे पावर्स उठा करके अपने फ्रेंड शेख अब्दुल्ला को दे दीजिए, लेकिन हमारे कश्मीर की रक्षा कीजिए, और अगर आप रक्षा नहीं करेंगे, सेना नहीं भेजेंगे तो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं जिन्ना से मदद ले लूँगा। इस धमकी के बाद 27 तारीख को नेहरू जी ने सेना भेजी। अब भाई हमारी सेना तो कैसी साहसी, कैसी वीर सेना है ये हम सबको पता है। उस समय भी हमारी सेना बहुत सक्षम थी, बहुत कुशल थी। उसने जाते ही पाकिस्तानी कबीलियाओं को रगड़ना शुरू किया, मार मार के अपने क्षेत्र से खदेड़ना शुरू किया, बाहर भगाना शुरू किया। अब उस पर तुर्रा देखिए कि नेहरू जी ने क्या किया। ये नेहरू जी ये मुद्दा लेके यूं चले गए। भाई जब हम उस लड़ाई में अच्छी स्थिति में थे, हम जीत रहे थे, हम उन्हें खदेड़ के बाहर कर रहे थे, आप यूं क्यों गए? जब 2 बच्चे भी लड़ते हैं तो उसमें जीतने वाला बच्चा कभी किसी बड़े के पास जाके नहीं कहता है कि भाई देखो मैं इसे मार मार के भगा रहा हूँ तो तुम मुझे हेल्प करो या मेरी बात सुनो। हमेशा हारने वाला भाग के जाता है। तो पाकिस्तान भाग के जाता है ना, लेकिन पाकिस्तान कैसे जाता? उसकी तो गलती थी, वो तो हमारे क्षेत्र में घुसा हुआ था। तो क्या पाकिस्तान की तरफ से नेहरू जी चले गए कि ताकि पाकिस्तानियों की जीत मिल जाए और भारत की सेना हार जाए? इसके पीछे क्या मकसद था नेहरू जी का? क्या बताएगा कोई? कांग्रेसी बताएगा, राहुल भैया बताएंगे, प्रियंका जी बताएंगे, उनकी सुप्रिया सुनील बताएंगी? कोई बताए कि यूएन क्यों गए? और गए तो गए गलत आर्टिकल के तहत गए।
भाई आपको नहीं पता था कि हमें किस आर्टिकल के तहत जाना है? आप अतिक्रमण की बजाय विवादित भूमि का केस लेकर के चले गए। अवैध कब्जे का आपको आर्टिकल में जाना था और आप विवादित भूमि के आर्टिकल के तहत चले गए। क्या हुआ? उसको विवादित भूमि के तहत यूएन ने कंसीडर किया। सीधी सी बात है कि अगर किसी ने किसी को मार मार के पीट पीट के मार डाला तो हम मारपीट के तहत उसका केस दर्ज करेंगे कि हत्या के तहत उसका केस दर्ज करेंगे? इतनी अकल हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को नहीं थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब सीज फायर की बात हुई, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि वो कबीलियाएं उनके हैं। उन्होंने सेना तो भेजी नहीं थी, उन्होंने तो कबीलियाएं भेजे थे। आपने सीज फायर किसके संग किया? और सीज फायर करने से पहले आपने अपनी अतिक्रमित भूमि, अपना क्षेत्र पाकिस्तानियों से वापस क्यों नहीं लिया? जहां तक खदेड़ करके हमारी सेना उन्हें ले गई थी, वहीं पर आपने उसी को एलओसी बना दिया, उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बना करके आपने वहीं पर जो है सीज फायर कर दिया। बड़े गजब प्रधानमंत्री थे आप, बड़े इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री थे, बड़े पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे आप भाई। इतने पढ़े लिखे होकर के प्रधानमंत्री होकर के आपने इतने ब्लंडर्स किए और भारत की आत्मा पर कश्मीर का एक ऐसा घाव दिया जो इतने सालों बाद भी अब तक सही होने नहीं आ रहा है। उसमें से मवाद, खून हर पल, हर क्षण, हर साल रिश्ता रहता है। हमारे कितने सैनिक, उसमें कितने सैनिकों की जान चली गई, हमारे कितने आम नागरिकों की जान चली गई कश्मीर के मुद्दे में, हमारे कितने पैसा रुपया उसमें लग रहा है। ये सारा का सारा मुद्दा कश्मीर का, पीओके का, ये सारा मुद्दा जवाहरलाल नेहरू का गठा हुआ मुद्दा था, बनाया हुआ मुद्दा था। वो इसके संयोजक थे। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ कि चाहे उन्होंने ये चीज़ जान में करी चाहे अनजान में करी, लेकिन इस पूरे कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू जी पूरी तरह से भारत देश के मुजरिम हैं और ये बात सबको पता होनी चाहिए। भाई इतिहास में अगर आप ये नहीं पढ़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पता नहीं है। बहुत सारे लोग इतिहास में जो तत्कालीन लोग लिख करके गए हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी बायोग्राफी में, अपनी किताबों में जो लिख करके गए हैं, वो बहुत से लोग खंगालते रहते हैं और बहुत से लोग पब्लिक डोमेन में बातें प्रसारित करते हैं। और उन्हें लोगों को कौन बताएगा? उन्हें ये सारी बातें उन्हें हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर बताएंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम ये चीज़ों को फैलाएंगे, प्रसारित करेंगे और अगले एपिसोड में हम चीन की बात करेंगे और उसके बाद हम सोचेंगे कि राहुल भैया और प्रियंका दीदी इस पर क्या जवाब देते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम।